अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इश्तियाक अहमद काजी है और मैंने 40 साल तक पाकिस्तान में साइंसी रिसर्च की है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। मुझे ये बताते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि मेरे वालिद एक पीएचडी थे और उनकी औलाद में से मैं और मेरी बहन दोनों ने पीएचडी की हुई है। इसके अलावा मेरा भांजा पीएचडी है और मेरी बच्चों में से 2 बेटे पीएचडी किए हुए हैं। अपने स्कूल के ज़माने में कुछ पढ़ते हुए किसी लफ्ज़ या तसव्वुर के समझ ना आने पर मुझे इंतहाई उकताहट होती थी और मैं उस मौजू, उस चैप्टर, बल्कि उस मज़मून से ही उकता जाता था। इस चीज़ को महसूस करते हुए हमने इन लेक्चर्स का आगाज़ किया है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके इर्द गिर्द के माहौल से रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसालें लेकर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को आसान सादा उर्दू में आसान लफ्ज़ों में बयान करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी किताब के चैप्टर्स को समझने में आसानी होगी और उम्मीद है कि आपकी काबिलियत में इजाफा होगा। इन लेक्चर्स से फ़ायदा उठाने का बेहतरीन तरीका यह है कि लेक्चर्स को सुनना और मुतल्लिका चैप्टर को पढ़ना, इस अमल को बार बार दोहराया जाए। इस सिलसिले में हर लेक्चर 2 हफ्ते बाद यूट्यूब पर रख दिया जाएगा ताकि आपको उसको सुनने में और देखने में आसानी हो। हर लेक्चर तकरीबन 30 मिनट का होगा, जिस दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो उसे नोट कर लें और लेक्चर के इख्तिताम पर रेज हैंड का आइकॉन क्लिक करके सवाल पूछ लें। आइए अब हम पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा पहला मौजू इंसानी जिस्म के इन सिस्टम्स के बारे में है जो एक इंसान को चलता फिरता रखते हैं। इंसानी जिस्म 11 सिस्टम के ज़रिए काम करता है। इनके नाम ये हैं: हड्डियों का निज़ाम, पट्ठों का निज़ाम, सांस का निज़ाम, दिल और खून का निज़ाम, निज़ाम हज़्म, आसाबी निज़ाम, गुदूद का निज़ाम, निज़ाम तौलीद, पेशाब का निज़ाम, बीमारियों से दिफा का निज़ाम और जिल्दी निज़ाम। 8वीं जमात में हम सिर्फ 2 सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, जैसा कि आसाबी निज़ाम और पेशाब का निज़ाम। इसलिए कि आसाबी निज़ाम दूसरे निज़ाम के को कंट्रोल करता है और पेशाब का निज़ाम दूसरे निज़ाम के मुकाबले में समझाना कदरे आसान है। आइए पहले आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। इंसानी आसाबी निज़ाम के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं: दिमाग, रीढ़ की हड्डी और आसाबी रगें या नर्व्स। असल में हमारी दिलचस्पी रीढ़ की हड्डी के अंदर नर्व्स की बहुत बड़ी रस्सी नुमा अकठ से है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। आपके कस्बे या मोहल्ले में एक बड़ी गली या सड़क होती है जिसे मेन रोड या सेंट्रल रोड कहते हैं।
इसमें मेन रोड से बेशुमार छोटी छोटी गलियां निकलती हैं। अंग्रेजी जुबान में इर्द गिर्द के इलाके को पेरिफेरी कहते हैं, इसलिए इन छोटी सड़कों को पेरिफेरल रोड्स कहते हैं। इसी तरह हमारे दिमाग से चलती हुई रीढ़ की हड्डी से कई नर्व्स निकलती हैं और समझने के लिए इस सेंट्रल और इस पेरिफेरल सिस्टम के तस्वर को इस्तेमाल करते हैं। सड़कों वाली मिसाल को सामने रखते हुए दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी कि मरकजी असाबी निज़ाम, और बाकी तमाम नर्व्स को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, झेली असाबी निज़ाम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस से जाहिर किया जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस से जाहिर किया जाता है। कुछ इस तरह का निज़ाम पत्ते में भी पाया जाता है, जिसमें सेंट्रल नली से होते हुए पेरिफेरल नलियों के जरिए पत्ते के आखिरी हिस्से तक ग़िज़ा पहुंच जाती है। इससे मिलती जुलती मिसाल सोलर सेल की है। यहां पेरिफेरल फिंगर्स के जरिए सोलर सेल के दूर तरीन हिस्से से करंट जमा होके सेंट्रल पट्टी में पहुंचती है, जिससे तार से जोड़ दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि चूंकि ये सेंट्रल पट्टी करंट को लेकर चलती है, इसलिए इसे बस बार कहते हैं। खोपड़ी को क्रेनियम कहते हैं, इसलिए दिमाग से बराह रास्त निकलने वाली नर्व्स के 11 जोड़ों को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये सूंघने, चखने, सुनने और देखने के साथ गर्दन और चेहरे के दीगर मामलात को देखते हैं। इसी तरह रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले नर्व्स के 31 जोड़े होते हैं, जिनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जो पेरिफेरल नर्व्स के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जाती हैं। स्पाइनल नर्व्स की फिर दो किस्में हैं। एक सोमैटिक नर्व्स हैं, जो सोच समझ कर करने वाले अफ़ाल से तल्लक रखती हैं, और एक ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं, जो बगैर सोच समझ कर करने वाले अफ़ाल से तल्लक रखती हैं। हम सब अपने 5 हवास, जिन्हें हवासे खमसा कहते हैं, वाकिफ हैं। ये हैं छूना, देखना, सुनना, सूंघना और चखना। ये हवास हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में खबर हमारे दिमाग को देते हैं। हमारे हवास चूंकि बाहर की इतला को रिसीव करते हैं, इसलिए इन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। इसी तरह जो आज़ा अमल करने के लिए असरअंदाज होते हैं, यानी इफेक्ट करते हैं, इन्हें इफेक्टर्स कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में स्टिमुलेट का मतलब है कोई बात करके किसी को किसी काम के लिए उकसाने या उभारने का है। इसलिए आने या जाने वाली इतला को
जिस्म के अंदर स्टिमुलस कहते हैं, जिसकी जमा स्टिमुलाई है। अब हम नर्वस सिस्टम के हिस्सा का बारी बारी मुताला करेंगे और इसमें सबसे पहले ब्रेन यानी दिमाग आता है। आइए दिमाग की बनावट के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी में फोर का मतलब आगे या पहले का है। जैसे कि हम माथे को फोर हेड कहते हैं और किसी जानवर की आगे की टांगों को, चार टांगों वाले जानवर की आगे की टांगों को फोर लेग्स कहते हैं। इसी तरह हाइंड का मतलब है पीछे का है, जैसे कि चार टांगों वाले जानवर की पीछे की दो टांगों को हाइंड लेग्स कहेंगे। और मिडल से निकला है यानी दरमियान। इसलिए दिमाग के तीन हिस्से होते हैं, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। खोपड़ी खुलने पर गोश्त का एक टुकड़ा नजर आता है जो दरमियान से एक गहरी लकीर से दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। अलबत्ता ये दोनों हिस्से एक झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। इसे सेरेब्रम कहते हैं। ये समात, बीनाई, यादाश्त, जहानत वगैरह का मरकज है। फोर ब्रेन में सेरेब्रम के अलावा दो जुज्व और भी हैं। इनमें सबसे पहला थैलेमस है। ये सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे जो सुर्ख रंग में दिखाया गया है, छुपा हुआ होता है और इस सेरेब्रम को पैगाम रसानी का काम करता है। अंग्रेजी में हाइपो का मतलब कम या नीचे का है, जैसा कि जिल्द के नीचे लगने वाला टीका हाइपोडर्मिक इंजेक्शन और बहुत ज्यादा ठंड लग जाने को हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसलिए थैलेमस के नीचे यहां पर सब्ज रंग में दिखाया हुआ जो हिस्सा होता है उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। यह जिस्म में टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करता है। अब हम मिड ब्रेन की तरफ आते हैं। मिड ब्रेन के दिमाग का इंतहाई अहम हिस्सा है, चूंकि दिमाग से आने और जाने वाला हर पैगाम यहां से गुजर कर जाता है। जैसे कि हम पहले भी अंग्रेजी अल्फाज की बात कर चुके हैं, तो हमारी हाइंड लेग्स की ममासलत से दिमाग के पिछले हिस्से को हाइंड ब्रेन कहते हैं। हाइंड ब्रेन निगलने, चखने और तवाज़न को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। ये दिमाग को रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। हमारे दिमाग से बेशुमार नर्व्स निकलकर मुख्तलिफ हिस्सों को जाती हैं। कुछ बराह रास्त दिमाग से और ज़्यादातर दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड में और वहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ज़रिए जिस्म के बाकी हिस्सों को। इससे पेशतर कि हम नर्व्स की तफसील में जाएं, ये ज़रूरी है कि हम जानें कि नर्व्स
किस चीज से बनी होती हैं? हमारे जिस्म का हर हिस्सा सेल्स से बना है। नसों या नर्व्स के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। बुनियादी तौर पर न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं जिनको एक दरख्त से तशबीह दी जा सकती है, जैसे कि डेंड्राइट्स शाखें, सेल बॉडी तना और एक्सॉन जड़ें। अब आपके जहन में यह बात आएगी कि न्यूरॉन कितना बड़ा होता है। आप सब जानते हैं कि 1 मीटर कितना होता है। आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, आपका कद तकरीबन 1 मीटर होगा। आपके स्कूल में के बैग में पड़े हुए रूलर पर 1 सेंटीमीटर का निशान 1 मीटर के 1/4 हिस्से को जाहिर करता है, इसीलिए इसे सेंटीमीटर कहते हैं। जबकि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा और 1 मीटर का 1000वां हिस्सा है। अब 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा एक माइक्रोमीटर या माइक्रोन होता है। तो न्यूरॉन की मोटाई चंद माइक्रोन होती है, अलबत्ता इसके एक्सॉन 1 मीटर तक का हो सकता है। न्यूरॉन्स अपने तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़कर काफी दूर तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। इनकी 3 इकसाम हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स महसूस करके इंपल्स को सीएनएस तक ले जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स सीएनएस से पट्ठों और गदूद को इंपल्स पहुंचाते हैं और इंटर न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर या दूसरे न्यूरॉन्स को आपस में जोड़कर पैगाम रिसानी का काम करते हैं। इनकी अहमियत का अंदाजा आपको जल्दी होगा, इसलिए हम इंटर न्यूरॉन्स के बारे में कुछ और बात करेंगे। इंटर न्यूरॉन्स दिमाग सिर्फ सीएनएस यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। चूंकि ये पैगामात को रिले करने में मदद करते हैं, इन्हें रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इनमें याद रखने के लिए सलाहियत होती है और ये खतरात को भांप कर दिमाग को बताए बगैर फौरन अमल करवा सकते हैं, इसलिए इन्हें एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि रिफ्लेक्स सेक्शन में इनका क्या किरदार है। आप में से हर कोई इस तजर्बा से जरूर गुजरा होगा कि बेध्यानी में किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा दिया। हाथ लगते ही बगैर सोचे आपका हाथ पीछे खिंच जाता है। यहां यह बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि इस रिफ्लेक्स एक्शन में दिमाग का कोई दखल नहीं है। यह सारा मामला
इंटरन्यूरॉन्स की मदद से स्पाइनल कॉर्ड में ही हल हो जाता है। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इंटरन्यूरॉन्स एक वाक्य को याद रखते हैं। इस तरह इंटरन्यूरॉन्स बाहमी तौर पर गर्म चीज को छूने के तजर्बे को याद कर लेते हैं, ताकि आइंदा के लिए गर्म चीज को देखते ही इससे डर लगता है और इंसान एहतियात बरत लेता है। उम्मीद है इन बातों के बाद आपको इन मुहावरों का पस मंज़र समझ आ जाएगा। से अंग्रेजी में कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाई, जिसके मुतबादल उर्दू में मुहावरे हैं दूध का जला छाछ भी यानी लस्सी भी फूंक फूंक कर पीता है, और सांप का रसा रस्सी से भी डरता है। रिफ्लेक्स एक्शन की एक बेहतरीन मिसाल नी जर्क रिएक्शन है। इसमें कोई डॉक्टर रबर की हथौड़ी से घुटने पर हल्की ज़रब लगाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स इस ज़रब को महसूस करते हैं और ये सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद इंटर न्यूरॉन्स को इत्तला देते हैं। इंटर न्यूरॉन्स बगैर किसी देर के मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजते हैं जो घुटने को सीधा होने का हुक्म देते हैं। इस चीज़ को हम एक मुख्तसर सी वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह न्यूरॉन्स के बाहमी मिलाप से घुटने को एक झटका यानी जर्क लगता है और ये सीधा होने पर मजबूर हो जाता है। अब हम एक दिलचस्प बात करते हैं। इंग्लिश में एक मुहावरा है नी जर्क रिएक्शन। अब हम इस मुहावरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नी जर्क रिएक्शन का क्या मतलब है? नी जर्क रिएक्शन का यह मतलब है कि किसी बात का ऑटोमेटिक तौर पे जवाब दे देना या किसी बात पर फौरी तौर पर बगैर सोचे समझे रद्द अमल, किसी बात पर बगैर हकीकत जाने यकदम कुछ कर गुजरना, किसी अमल का गैर इरादी तौर पर खुद ब खुद हो जाना। आप ये समझ जाएंगे कि हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नी जर्क रिएक्शन से परहेज़ करना चाहिए। मेरा ख्याल है हम आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल सुबह 11 बजे यहीं से दोबारा आगाज़ करेंगे।